गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए आपके सामने है कक्षा 12वीं का भौतिकी, जिसमें आज केवल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। आज की डेट है 27/9/2022। ये न्यू पैटर्न पर आधारित है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है। देखते हैं, आपके सामने है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ध्रुवण सदिश P का मात्रक। तो ध्रुवण सदिश P का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम इसको बटे के नीचे न्यूटन भी है और मीटर स्क्वायर भी है, तो एक तरीके से हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम बात करें कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.854 × 10⁻12। ये इसकी वैल्यू होती है, और यहाँ पर इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। संबंधन तार किस चीज के बनाए जाते हैं? तो संबंधन तार तांबे के बनाए जाते हैं। संबंधन तार किसके बनाए जाते हैं? तांबे के बनाए जाते हैं। फ्यूज तार बनाए जाते हैं, तो फ्यूज तार जो होता है ग्रिप में जो लगाते हैं फ्यूज तार, वो किसका बनाया जाता है? सीसा और टिन को मिला करके एक मिश्र धातु बनती है, उस मिश्र धातु की। तो फ्यूज तार किस चीज के बनाए जाते हैं? सीसा और टिन के मिश्र धातु की बनाई जाती है, और इस फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वह बहुत ही कम होता है। किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। जबकि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वह किसका मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किससे दर्शाते हैं? ईवी से डिनोट करते हैं। और यह जो होता है किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। बड़े पैमाने पर जब मापते हैं अपन ऊर्जा को, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापते हैं। अब इसी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? आपके सामने लिखा है 1.6 × 10⁻19 जूल। अगर यहाँ पर कूलाम होता तो यह एक आवेश का मान हो जाता। कि मूल आवेश का मान कितना होता है? तो मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम। चूंकि कूलाम आवेश का मात्रक है, तो यह मान आवेश का कहलाएगा, मूल आवेश का मान कहलाएगा। और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, और ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर दूसरे तरीके से जूल भी होता है, छोटा मात्रक। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटे को अपन किससे दर्शाते हैं? kWh, 1 किलोवाट आवर। इसी को अपन एक यूनिट भी कहते हैं। तो एक यूनिट जो अपन घर में बिजली यूज करते हैं उसको अपन यूनिट में मापते हैं, उसी को अपन बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। जो मीटर सेतु होता है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। मीटर सेतु किस पर आधारित होता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घट जाती है। ताप बढ़ाने पर श्रांति काल क्या हो जाती है? घट जाती है। अब ये श्रांति काल क्या है? तो जो गैस के अणु होते हैं, गैस के अणुओं जब आपस में टकराते हैं तो उनको टकराने में जो समय लगता है अपन उसे श्रांति काल कहते हैं, और इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो गैस के अणुओं को आपस में टकराने पर लगे समय को हम क्या कहते हैं? श्रांति काल, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो श्रांति काल का मान क्या होता जाता है? घटते जाता है। विभवमापी क्या है? एक आदर्श वोल्टमीटर है। विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है, मतलब बहुत अच्छा वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर क्या मापता है? विभव को मापता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो विभव मापी है वह भी वोल्ट किसको मापता है? विभव को ही मापता है। तो अच्छा से अच्छा वोल्टमीटर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वह होता है B = μ0/4π × 2πi/r। यदि उसमें कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो जाए तो जितनी फेरों की संख्या होगी उसका और गुना करना पड़ेगा। तो μ0 या μ0/4π × 2πni/r ये भी लिखा जा सकता है। और हम चाहे तो 2π से 4π को कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा μ0 ni/2r। ये भी क्या होता है? तीव्रता का सूत्र होता है। किसके जगह पर तीव्रता है? केंद्र पर। किसके? वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लॉरेंज बल का मान। तो लॉरेंज बल क्या होता है?
उसका मान क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो साइन थीटा को मेरे को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था कि साइन थीटा किसके लिए यूज होता है, सदिश गुणा के लिए यूज होता है, और जो कॉस थीटा होता है वह डॉट वाले के लिए अर्थात अदिश गुणा के लिए उपयोग होता है। तो इसका सदिश रूप Q इंटू वी क्रॉस बी, ये कहलाता है लॉरेंज बल। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर, जो एक आदर्श अच्छा अमीटर होता है उसका प्रतिरोध एकदम से शून्य होता है। अगर प्रतिरोध शून्य नहीं है तो अच्छा अमीटर नहीं कहलाएगा। और जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उस आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध एकदम अनंत होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ हम कैसे जोड़ते हैं, तो अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब धारा मापी क्या है, धारा मापी के नाम से तो ऐसा लगता है धारा को मापता होगा। धारा मापी किसको मापता होगा, धारा को, लेकिन ऐसा नहीं है। धारा मापी केवल क्या बताता है कि उस परिपथ में धारा है या नहीं, केवल धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। धारा मापी क्या काम करता है, धारा की उपस्थिति का पता लगाता है कि परिपथ में धारा है भी या नहीं है। बल्कि धारा को मापता कौन है, तो धारा को मापता है अमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी परिपथ में धारा का मापन किसके द्वारा होता है, एमीटर के द्वारा होता है। चुंबक के ध्रुवों को अलग करना असंभव है। यहाँ पर क्या लिखा गया, चुंबक के ध्रुवों को अलग करना असंभव है। आप जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, अर्थात एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर मैं चुंबक को बीच से दो हिस्सों में काट दूं या दो हिस्सों में बांट दूं, तब भी उसमें दो किनारे होंगे, तो एक किनारा नॉर्थ कहलाएगा और दूसरा किनारा साउथ कहलाएगा। यदि उसे भी दो हिस्सों में बांट देता हूं तब भी यही है। इसका मतलब हम उसके ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, धनात्मक। तो ध्यान रखिएगा आप, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है। धनात्मक तो होती है, एक होती है, लेकिन मतलब एक या प्लस का मान होता है, लेकिन बहुत ही कम, अर्थात एक के आसपास ही होता है। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है यह भी धनात्मक होती है। जैसे कि अनुचुंबकीय पदार्थ की धनात्मक, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की धनात्मक होने के साथ साथ बहुत कम होती है, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, लेकिन बहुत अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, दो क्षेत्र रेखाएं या दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर दो क्षेत्र रेखाएं या दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जो कि संभव नहीं है। हमने कहा कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए या सरल शब्दों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।